हुए, अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सभी ऑन करेंगे। रिश्का किस पेज नंबर में पढ़ रहे थे? पीडीएफ ओपन करके बोलेंगे। प्रणाम मैम। मैम पेज नंबर 26 चल रहा था। पढ़ स्टार्ट। यौगिक एवं गैर यौगिक व्यायाम में अंतर। योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहर से बलिष्ठ दिखाई देता है। जबकि योगासन से शरीर लचीला रहता है। व्यायाम से मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है। एक्सरसाइज तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है, जिससे मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। पहली है पाचन शक्ति। योग और व्यायाम में पहला अंतर है पाचन शक्ति में भिन्नता। व्यायाम में शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति तेज हो जाती है। यही वजह है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को काफी भूख लगती है। वहीं दूसरी ओर योग में शारीरिक मेहनत की कम आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इससे पाचन शक्ति धीमी हो जाती है और भूख भी कम लगती है। दूसरा है ऊर्जा। व्यायाम तीव्रता से की जाती है, जिसके लिए ज्यादा शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर योग एक धीमी प्रक्रिया है, जिसे करते समय धीरे धीरे प्रत्येक चरण को किया जाता है, जिसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है। तीसरा है थकान। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग व्यायाम करते हैं वह काफी ज्यादा थक जाते हैं। व्यायाम शरीर को थकाने वाली क्रिया है, जबकि योग के दौरान थकान महसूस नहीं होती है। योग करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। चौथा है सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। योग के दौरान सांसों में संतुलन स्थापित किया जाता है। प्रत्येक आसन में एक निश्चित समय में सांस ली और छोड़ी जाती है। योग में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। वहीं व्यायाम के दौरान तीव्र शारीरिक क्रियाओं के चलते हमारी सांस फूलने लगती है। व्यायाम में सांसों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। पांचवा है असर में अंतर। योग और व्यायाम का असर अलग अलग होता है। एक तरफ योग हमारे आंतरिक अंगों पर असर करता है, वहीं व्यायाम का असर शरीर के बाहर दिखाई देता है, जिससे शरीर ताकतवर और सुडौल हो जाता है।
छठवां है मांसपेशियों में लचीलापन और कसावट। लगातार व्यायाम करने से मांसपेशियों में कसावट आ जाती है, जिससे मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। कई बार व्यायाम करने से मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर योग करने से शरीर और मांसपेशियां लचीली हो जाती है। लगातार योग करने से सहन शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा मांसपेशियां कमजोर नहीं होती। सातवां है उम्र में भिन्नता। व्यायाम और योग के मध्य उम्र को लेकर भिन्नता है। यह एक तरह देखा जाए तो व्यायाम हर उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। वृद्ध और बीमार व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता। हालांकि योग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वह बच्चे हो, बूढ़े हो या बीमार हो, क्योंकि कई बीमारियों का इलाज भी योग में संभव है। आठवां है सिद्धांतों को लेकर भिन्नता। योग के 5 अहम सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर योग किया जाता है, जिसमें शामिल है सही भोजन, सही सांसें, नियमित योग, सही सोच और आराम। जबकि व्यायाम सिद्धांतबद्ध नहीं है। शरीर के विभिन्न ओके, इसमें देख लेते हैं अभी हम कि योग और व्यायाम में क्या आता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना कॉमन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में हम काफी चीजें करते हैं, वो भी सही है, लेकिन योग और व्यायाम दोनों में योग एवं यौगिक एवं गैर यौगिक जो व्यायाम है उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो योग जब करते हैं तो क्या है, पाचन शक्ति बढ़ गई। व्यायाम भी करते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उससे लाभ नहीं मिलता है, लेकिन योग में क्या है, जो हमारे बॉडी का एक ओरिजिनल जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और योग में क्या है कि अभी हम लोग मान लो हमने आपसे पूछा कि आपकी पाचन शक्ति कैसी है, आपका सुबह पेट साफ होता है कि नहीं, भोजन डाइजेस्ट होता है सही से या नहीं, या हमने आपकी मानसिक स्थिति को देखा, आपकी जीभ को देखा, तो हमने समझ लिया कि आपकी पाचन शक्ति मंद है, बहुत स्लो वर्क कर रही है। तो हमने क्या किया कि योग में पर्टिकुलर व्यायाम को पर्टिकुलर आसन बताए, इसको करेंगे। मान लो सबसे अच्छा आसन कौन सा है, भोजन करने के बाद वज्रासन कर लो, ऑल द बेस्ट। पाचन तंत्र के लिए इससे अच्छा कोई आसन नहीं है, सबसे सरल, जो भोजन करने के बाद यदि 5 से 10 मिनट किया जाए तो किसी भी व्यक्ति का पाचन अच्छा हो सकता है। लेकिन जब हम व्यायाम की बात करते हैं तो यहाँ पर्टिकुलर चीजें नहीं है जो किसी एक टारगेट पॉइंट पर टू द पॉइंट काम कर जाए, ऐसी चीज नहीं है। ठीक, और है भी तो उतना प्रभाव फास्ट नहीं होता है। किसी का भी कैसा भी भोजन व्यक्ति ने किया हो, डाइजेस्ट ना हो रहा हो, वो बस भोजन करने के बाद 10 मिनट बैठ जाए, देखेंगे 10 मिनट में ही उसको रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है इसी में, ऊर्जा। व्यायाम से जो ऊर्जा मिलती है वो थोड़ी देर काम करती है, वो भी काम करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करती। मान लो आप टहलने जाते हैं, टहलना क्या है, एक व्यायाम है, एक्सरसाइज। वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन इसका से ऊर्जा भी मिलती है, ये भी बिल्कुल सही, फ्रेश एयर में आप जा रहे हैं, ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो योग में आसन या प्राणायाम करके ऊर्जा मिलती है वो कॉन्टिन्यूटी में मिलती है, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी, माइंड, सोल तीनों पर दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बैलेंस बॉडी में एक रिदम बन जाता है बॉडी, माइंड और सोल के बीच। इसके बाद है थकान। थकान में क्या है कि आप बहुत ज्यादा अगर चलते हैं, टहलते हैं तो थकान होने लगती है। लेकिन योग में यदि आपने ठीक ढंग से प्राणायाम किया है या ध्यान किया है, कोई भी मुद्राओं का अभ्यास किया है, तो आप देखेंगे आपको ऊर्जा मिलेगी, वहां पे थकान नहीं होगी। सपोज करके आप शशांक आसन कर लीजिए, कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, शशांक आसन करिए, आप 5 से 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, तो शशांक आसन का इफेक्ट क्या आएगा, आपके अंदर आप जो बैलेंस है और जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, ये थकान को दूर करने में सपोर्टिव है। फिर सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। टहलते हैं तो बहुत तेज टहल रहे हैं, धीरे टहल रहे हैं, तो हमारी सांसों का रिदम पैटर्न चेंज होता है, फास्ट, स्लो, मिड में आता है। लेकिन जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम, मुद्रा बंद, ध्यान, इन सब का अभ्यास करते हैं, तो श्वासों के रिदम को स्लो रखा जाता है। जितना आप स्लो
मोशन में श्वास लेंगे छोड़ेंगे, उतना ही योग आपके जीवन में प्रभाव दिखाता है, पॉजिटिव मैनर में उस योग के इफेक्ट आते हैं। तो श्वास लेने की प्रक्रिया में अंतर जो है ये हमारे स्वास्थ्य में एक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, जो कि योग में संभव है। फिर असर में अंतर का मतलब प्रभाव किसका अच्छा पड़ रहा है, व्यायाम का या योग का। तो व्यायाम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यायाम का प्रभाव कंटिन्यूटी में नहीं पड़ता है, लेकिन योग का प्रभाव कंटिन्यूटी में, एक रिदम में देखा जा सकता है। इसके बाद है मांसपेशियों में लचीलापन और कसावट। योग यदि कोई व्यक्ति नियमित कर रहा है तो जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। एक्सरसाइज में हम कितना भी करें, लेकिन कुछ पार्ट हम नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, क्योंकि योग में या तो हम आगे झुकने वाले आसन कर रहे हैं, पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं, या तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। मतलब एक बैलेंस योग में चल रहा है। योग में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई आगे झुकने वाले ही आसन कर रहा है, पीछे वाले नहीं करेगा, पीछे वाले कर रहा है तो आगे वाले नहीं करेगा। दोनों का एक बैलेंस लेकर चलते हैं। तो योग में क्या होता है, तो इसलिए योग में व्यायाम से अधिक असर दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव का मतलब सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। और मांसपेशियां में लचीलापन और कसावट, तो और जो हमारी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, और उनमें उनका जो बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देगा, कसावट वाला। मतलब स्किन हमारी खींची हुई स्ट्रेचिंग मूवमेंट में दिखाई देगी, ना कि लूज दिखाई देगी। नेक्स्ट है उम्र में भिन्नता। आप देखेंगे योग जो लोग कंटिन्यूटी में करते हैं उनकी एज सामान्य लोगों की एज से कम दिखाई देती है। वो सामान्य लोगों की, जो सामान्य उम्र के लोग हैं उनके, उनसे अधिक एनर्जेटिक दिखाई देंगे, ऊर्जावान दिखाई देंगे। उसके बाद है सिद्धांतों को लेकर भिन्नता। सिद्धांतों को लेकर कुछ भिन्नताएं हैं, जिसे अभी हम आगे देखें कि भोजन, श्वासें, नियमित योग, सही सोच और आराम। ये सभी चीजें हम लोगों ने ऊपर भी देखी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। आहार, डाइट, आसन, प्राणायाम, भोजन कैसा हो, सकारात्मक सोच के बारे में, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इन सभी चीजों का जो हमारे योग में भोजन, सही श्वासें, नियमित योग, सही सोच और आराम, ये व्यायाम में इन चीजों को पर्टिकुलर नहीं माना गया है। व्यायाम में ये सभी चीजों का होना जरूरी नहीं है कि सोच सही रखें, श्वासों के रिदम को सही रखें, ये सब वहां जरूरी नहीं है। आप करें तो ठीक है, ना करें तो ना, कोई बात नहीं। लेकिन योग में अगर सही सोच, सकारात्मक सोच नहीं है तो आप यौगिक अभ्यास कर ही नहीं पाएंगे। फिर है शरीर के विभिन्न तंत्रों पर योगासनों का प्रभाव। आगे बढ़ेंगे। शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव। योगासनों के नियमित अभ्यास से मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, जिससे शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग करते रहने से मन में कभी भी उदासी, प्रत्यंग, खिन्नता और क्रोध नहीं रहता है। मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, जिसके चलते आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। योग शरीर को व्यवस्थित और ठीक से काम करता रहता है। यह शरीर के अंगों को मजबूत और फुर्तीला बनाता है। आंतरिक अंगों का कामकाज सही और चुस्त है। न केवल भौतिक शरीर बनाता है, बल्कि मन भी शांत और उत्साहित होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की बीमारियां शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती है। स्वस्थ शरीर योग का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब से हमने योग करना शुरू किया है, हमने कुछ शारीरिक बदलाव का अनुभव किया है। योग के कई आसन हैं। आसन के अनुसार शरीर के अंगों पर प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ आसन पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। इसे संपूर्ण व्यायाम भी कहा जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के योग का अभ्यास करना संभव नहीं है। कुछ आसन नियमित रूप से किए जा सकते हैं। मन हमेशा प्रसन्न रहता है। योग करते समय या योग शुरू करने के बाद हम सीधे अनुभव कर सकते हैं कि मन में कोई उदासी या बेचैनी नहीं है। मन चंगा है
खुश है। मानसिक बीमारी गायब हो जाती है। योग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि से छुटकारा दिलाता है। मानसिक विकारों को दूर करता है। ईर्ष्या, मोह, वासना, क्रोध आदि विकारों को दूर करता है और प्रेम, करुणा और सकारात्मक सोच विकसित करता है। कार्य क्षमता बढ़ाता है। नियमित योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। ऊर्जा हमारे अंदर लंबे समय तक रहती है। व्यक्तित्व बदल जाता है। योग का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होता है। नियमित योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। दिल में नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती है। चिंता चिंता गायब हो जाती है। शरीर मजबूत और ऊर्जावान हो जाता है। गहरी नींद। प्राणायाम करने के बाद ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में अच्छी तरह से प्रसारित किया जाता है। यह अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, विकार को दूर करता है। इसी कारण गहरी नींद आती है। प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क को सक्रिय और शक्तिशाली बनाते हैं। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। सेहत के लिए योग मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी काम करता है। योग निश्चित रूप से योग आपको शेप में लाने में मदद करता है और आपके शरीर के लिए कई लाभ दे सकता है, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता है। दूसरा, वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना ही हीन समझता है। वह ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। वह अपने परिवेश को यथासंभव अपने अनुकूल बना होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है, किंतु भावी से भयातुर नहीं होता। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग की एक ऐसी विधि है जो अपने तन मन को स्फूर्ति प्रदान करती है। सूर्य नमस्कार करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि कब आपको सांस छोड़नी है और कब सांस लेनी है। योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में 3 बंध, पहला शरीर के निचले हिस्से में, दूसरा पेट और तीसरा गले पर बताए गए हैं। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो सूर्य नमस्कार उसका सबसे अच्छा विकल्प है। सूर्य नमस्कार प्रातः काल खाली पेट करना उचित होता है।
आइए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार के इन सरल और प्रभावी आसनों को आरंभ करें। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों के 2 क्रम होते हैं। 12 योग आसन सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चरण के दूसरे क्रम में योग आसनों का वो ही क्रम दोहराया जाता है, अपितु केवल दाहिने पैर के स्थान पर बाएं पैर का प्रयोग करना होगा। नीचे चौथे और 9वें पद में इसका विवरण दिया गया है। सूर्य नमस्कार के विभिन्न प्रारूप पाए जाते हैं। हालांकि बेहतर यही है कि किसी एक ही प्रारूप का अनुसरण करें और उसी के नियमित अभ्यास से उत्तम परिणाम पाए। अच्छे स्वास्थ्य के अतिरिक्त सूर्य नमस्कार धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए हमें सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी देता है। अगले 10 दिनों के लिए अपना दिन मन में सूर्य की ऊर्जा के प्रति आभार और कृपा का भाव रखकर प्रारंभ करें। 12 सूर्य नमस्कार और दूसरे योग आसनों को करने पश्चात योग निद्रा में पूर्ण विश्राम अवश्य करें। आप पाएंगे कि यह आपके चुस्त दुरुस्त प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र बन गया है। एक मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा। पहला, सूर्य नमस्कार एक पूर्ण यौगिक व्यायाम है। ठीक है, देखो इसमें क्या हमें देखना है। पहले देखा था हमने योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। योग का मानसिक स्वास्थ्य क्या संबंध है, ठीक है। तो योग की एक सिंपल डेफिनेशन ही हम लोग बोलते हैं, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो पहला ही कनेक्शन दिखा रहा है योग का कि शरीर से, मन से और आत्मा से, तीनों से योग का कनेक्शन है। फिर यदि योग करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम केवल योग कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। योग में एक भी ऐसी क्रिया नहीं है या योग में एक भी ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो आसन की हो, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, या फिर हम अष्टांग योग की बात करें, कुछ भी ले ले योग में, कोई भी योग का पक्ष ऐसा नहीं है जो केवल एक पक्ष को कवर करता हो, फिजिकल को कवर करता हो। ठीक, योग में हमारे ऑटोमेटिक फिजिकल के साथ मेंटल और मेंटल के साथ जो हमारा सोल कनेक्शन है, तीनों कनेक्ट होते हैं। लेकिन सोल कनेक्शन तो थोड़ा डीपर पार्ट है, बट मेंटल तो प्रॉपर कनेक्शन होता है। आप योग में अगर हाथ भी उठाना चाहेंगे ना, तो आपके हाथ उठाने को देखकर आपकी मानसिक दशा को समझा जा सकता है। ठीक, अभी जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन आज हम थके हुए हैं, सच में हम सोए नहीं, ठीक, बहुत सारा वर्कलोड आया। तो अब क्या होगा कि हम जितनी भी आपसे बात करेंगे, जो बहुत एनर्जी के साथ बात करना, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना आता है, ये योग में दिख रहा है। फिजिकल लाइफ में क्या होता है, कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं जीवन में, फिर भी कुछ देर के लिए वो ऐसा शो ऑफ कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, बस, ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन योग में ऐसा कुछ नहीं है। एक योग करने वाला व्यक्ति जैसा अंदर दिखेगा वैसा बाहर दिखेगा। हाथ ऊपर उठ रहा है कि नीचे उठ रहा है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि योग का कनेक्शन हमारे मन से है, और मन हमारे शरीर को भी जोड़ने की कड़ी है और हमारी आत्मा को भी जोड़ने। इसके बाद योग में क्या है कि जो कुछ भी हम करते हैं, अगर सही ढंग से योगाभ्यास करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का सामना करने में और समस्याओं को ठीक ठीक समझने में समर्थ हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। अदरवाइज क्या है कि हमें, मान लो अभी हम थकान फील कर रहे हैं और हमने को लग रहा है क्लास ले सकते हैं क्योंकि इतना कुछ उसमें बर्डन वाली क्लास नहीं है, तो हमने क्लास ले ली, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें थकान क्यों लग रही है। लेकिन जब अदर लाइफ में क्या होता है, जीवन में जब योग का हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, योग के बारे में पता ही नहीं है, तो हम यही नहीं समझ पाते कि हमारी प्रॉब्लम का कारण क्या है। सबसे ज्यादा लोग क्यों परेशान हैं,
उन्हें यही नहीं पता कि समस्या हमारी है और सॉल्यूशन किसके पास है, दूसरों के पास है। समस्या हमारी है, समाधान किसके पास है, दूसरों के पास है। दूसरे लोग थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जो बहुत समझदार लोग हैं। डायरेक्शन देकर केवल ये बता सकते हैं कि आप अपनी समस्या के समाधान को खुद से कैसे ढूंढें। ठीक, जो बहुत समझदार है वो क्या कहेंगे, कई बार लोगों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे होते हैं, तो दो तरह के, तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिनसे आप कहेंगे कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो वो आपको कहेंगे खराब हो रहा है तो वो कौन से बहुत अच्छे, हट जाओ उनसे, तोड़ दो, चाहे वो घर का कोई भी हो। एक वर्ग ये है जो सीधा सीधा आपको ये बोलेगा, आप कह दे माता पिता ठीक नहीं, वो कह देगा तो मत सुन उनकी बात, हट जाओ, अलग रहने लगो, जाना ना छोड़ दो वहां पे। एक ये लोग है। एक वर्ग ऐसा है जो आपकी बात पर ना अच्छा रिएक्शन देगा ना बुरा रिएक्शन देगा। ठीक, तीसरा वर्ग ऐसा भी है जो आपको कहेगा कि जब तक संभव हो और कुछ देख लो ध्यान से कि रिश्तों को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि तोड़ते तोड़ते तो किसी चीज का अंत ही नहीं निकलेगा। कहां कहां किन किन चीजों को तोड़ दोगे। तो तीसरा वर्ग क्या बता रहा है कि रिश्तों को सुलझाया भी जा सकता है, और सुलझाने में हम आपको ये राय दे रहे हैं कि आप रिश्तों को सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी। और तीसरी, उसी के साथ दूसरी बात क्या बोलेंगे कि रिश्तों को यदि सुलझाना है तो अदर लोगों को शामिल ना करें, आपस में ही रिश्तों को बैठ के सुलझाएं। ठीक, क्योंकि जिससे रिश्ता टूटा है और जिसके द्वारा तोड़ा गया है, ये दो ही जब आपस में मिलते हैं तो ही रिश्ता बन सकता है। कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत वीक हो जाते हैं तो दूसरे लोग आते हैं उनके रिलेशन को मेंटेन कराने। ध्यान रखना, अब रिलेशन मेंटेन नहीं होगा, रिलेशन टूट जाएगा। अब वो अलग है, जैसे हमने तीसरे वर्ग की बात की है जो इस पर फोकस कर रहा है कि आप लोग ही अपना रिश्ता सुलझा सकते हैं, तब तो बन जाएगा। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि रिश्ता कभी नहीं बने। और कोई भी ऐसे ही जो हमारा योग मानसिक स्वास्थ्य है, ये क्या है, योग में ही सभी चीजें समाहित हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं को खुद से चेक करके उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है, यह वास्तविकता का ध्यान रख के अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जीवन में सुखी रहने का मूल कारण क्या है, लक्ष्य निर्धारण होना। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है उसको इस दुनिया में कोई सुखी कर ही नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया की चीजें आपको दे दीजिए। ये हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, शायद बीच में बोला है कि नहीं, ऐसा टॉपिक आया होगा कि जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य होता है तब आप छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाते हैं। ठीक है, मान लो आपको 5 बजे सुबह दिल्ली जाने के लिए गाड़ी, ट्रेन पकड़नी है और बहुत जरूरी काम है आपके जीवन से जुड़ा हुआ। अब आप देखना, कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे, आप बुरा नहीं मानेंगे उसकी बात का। कोई सामान आपका टूट जाए, आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे होंगे फिर भी इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 5 बजे यदि हमने ट्रेन नहीं ली, नहीं बैठे, तो जिस काम के लिए जो हमारे जीवन का बहुत मूल्य कार्य है वो छूट जाए। तो ये क्या है, जब लक्ष्य को देखते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तब आप डिसाइड करते हैं खाना अच्छा है कि नहीं, तब नहीं करते। कब डिसाइड करते हैं भोजन अच्छा है कि नहीं, जब पेट भरा होता है। ठीक, तब कहेंगे ये भी नहीं ठीक लग रहा, ये भी नहीं ठीक लग रहा, ऐसा होता तो ठीक है, ऐसा होता तो। सारी रिक्वायरमेंट तब होती है जब पेट भरा होता है। और जब पेट बिल्कुल भोजन मतलब इतना हो कि अब लगे कि प्राण ही बस छटपटा रहे हैं भोजन के लिए, फिर भोजन कल का है, सूखा है, अधपका है, स्वादिष्ट नहीं है, कुछ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक, सीधा भोजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ पाए कि लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी समस्याएं नहीं दिखाई देती। इसलिए हमारे जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। कोई ना कोई मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाए, जिसको देखते हुए आप जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाए। चाहे वो लक्ष्य हो कि हमें स्वस्थ रहना है, चाहे वो लक्ष्य हो कि कुछ भी हो जाए हमें खुश रहना है, चाहे वो लक्ष्य हो कि हमें किसी से इस दुनिया में शिकायत रखनी ही नहीं है, चाहे लक्ष्य हो कि अपने बच्चों को एक मनुष्य बनाना है,
मतलब लक्ष्य कुछ ऐसा हो जो एक विशेष हो, जिससे आपको भी संतुष्टि मिलती हो, दूसरों को भी। इसे बोलते हैं लक्ष्य। अब वो लक्ष्य आप, कई बार लोग पर्यावरण का लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें इस पर सुधार करना है, कुछ अपने कि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है इसको समाज में देना है। तो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा वही होगा जो आपको भी संतुष्टि दे रहा है, दूसरों को भी दे रहा है। तो ये भी हमारा योग और मानसिक स्वास्थ्य कनेक्ट होता है। इसके बाद वह अपना भला बुरा सोच सकता है, स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित कर सकता है। वो उसी में आ गया कि जब हम अपने से जुड़ेंगे तो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेंगे। तो ये हमने योग और मानसिक स्वास्थ्य में देखा। फिर देखते हैं सूर्य नमस्कार। जिनके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं इस सेशन में। सूर्य नमस्कार यदि आप 8 साल के बच्चों को करवाना शुरू करते हैं, 8 साल से पहले की बात नहीं, 8 साल से कह रहे हैं, 8 साल के बच्चों को यदि आप सूर्य नमस्कार आधे घंटे का करवाते हैं डेली, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके बच्चों के भाग्य में भी जो चीजें नहीं होंगी, अच्छी चीजें, वो भी उनके भाग्य में आ जाएंगी। सूर्य नमस्कार के 12 राउंड, 12 राउंड 24 टाइम्स, एक राउंड में 24 बार होता है, ठीक है। फर्स्ट 12, सेकेंड 12, इसे 1 राउंड बोलते हैं। ऐसे यदि बच्चों को 12 राउंड डेली करवा दिए जाए, तो ऐसे बच्चों का भाग्य दोबारा लिखा जा सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक, किसी भी तरह के अस्वस्थ लोग हों, उन्हें भी खड़ा किया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जिन संत महापुरुषों ने सूर्य नमस्कार पर काम किया है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, बिहार स्कूल ऑफ योगा से, निरंजनानंद सरस्वती जी उनके शिष्य हैं, वे जीवित हैं। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने काम किया है, पहला काम किया है कि सूर्य नमस्कार पर अब तक पूरी दुनिया में सबसे अधिक रिसर्च की गई, अनुसंधान किए गए, और उसका जो रिजल्ट है वो हर बार 100% सिक्योर है। तो 8 उनका है कि 8 साल, और ये इस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी डॉक्टरेट इसी पर है। हमने भी सूर्य नमस्कार बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सामंजस्य में लिया था। तो उसका प्रैक्टिकल करके देखता है व्यक्ति, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि ये सच है या झूठ है। इसलिए बता रहे कि 8 साल के जिनके भी बच्चे हों, बड़े हों तो भी कर सकते हैं। बस बहुत बड़े लोग मतलब 35 क्रॉस कर रहे हो तो स्टार्ट ना करें, वो लोग पहले से कर रहे हैं तो करते थे। तो छोटे बच्चे जो टीन एज में आने वाले हैं उनको करवाएंगे। ऐसे बच्चों को आप दुनिया में किसी कोने में डाल दें, वो अपना भविष्य खुद ही तय कर लें, उनको किसी भी तरह के आपके सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो सूर्य नमस्कार का अर्थ समझ में आया होगा। और क्यों ऐसा होता है, हमने कहा कि सूर्य नमस्कार करने से बच्चों का जो हॉरोस्कोप कुंडली होती है, उसके भी जो ग्रह हैं, स्टार्स हैं, उनको सही किया जा सकता है। क्योंकि जो सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप हैं, वो हमारी 12 राशियों पर आधारित है। हमारी कितनी राशियां होती, 12 होती है। तो एक एक स्टेप हमारी एक एक राशि को कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है, इसलिए ये बात बोली है। तो सूर्य नमस्कार का। और दूसरा, जो 8 साल के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनको क्या है, जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में 6 चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी 6 चीजें? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र। एकमात्र पूरे योग के प्रैक्टिकल पार्ट में सूर्य नमस्कार एक ऐसी कंबाइंड स्टडी है जिसमें 6 चीजें एक साथ जुड़ती हैं। इस कारण सूर्य नमस्कार का प्रभाव सबसे अधिक योग में देखा जाता है। तो जिनको जिनको लग रहा हो, बच्चे हैं या कहीं करवाना हो, तो इस बात को ध्यान में रखें। फिर सूर्य नमस्कार क्या करना है? यदि सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं, खाली पेट करना चाहिए तो सभी को पता है, और सूर्य की तरफ मुख करके करें, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। और इसको करने से करेंगे, हाँ, जब जो लोग पीरियड से हों, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, उन दिनों सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करें। और इसके अलावा यदि किसी का बहुत हाई बीपी हो,
बड़े लोगों के लिए बोल रहे हैं। हाई बीपी हो, बहुत तेज से एसिड बन रहा हो तो तुरंत सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। आगे पढ़ेंगे। ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान के 5 लाभ: शांत चित्त, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। ध्यान के 5 स्वास्थ्य लाभ: ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्सव का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ: उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, उद्वेग व्याकुलता का कम होना। दूसरा, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिरदर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। ध्यान के 11 मानसिक लाभ: ध्यान मस्तिष्क के तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले जाता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर और नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ व पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान आपको शांत करता है। ध्यान के सतत अभ्यास से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं: व्यग्रता का कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार, हेलो ऋषिका, कुछ नेट का इश्यू आ रहा है? हेलो। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है तथा विश्राम प्रदान करते हुए विस्तारित करता है। बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव व निराशा का कारण बनती है। एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। कुशाग्रता वृद्धि व विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान आपको जागृत करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति की प्रसन्नता का निर्धारण करती है। मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। ध्यान के 3 आध्यात्मिक लाभ: ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाला इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला, मैं कुछ हूँ, इस भाव का अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना। दूसरा, ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। तीसरा, ध्यान आप में सत्यता पूर्वक व्यक्तित्व परिवर्तन ला सकता है। क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज्यादा खोज पाएंगे। ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें? ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है।
प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। छात्रों हेतु ध्यान के 5 लाभ। आत्मविश्वास में वृद्धि, अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, अधिक गतिशीलता। अभी हम लोग देख रहे थे ध्यान के विषय में कि ध्यान का लाभ कैसे प्राप्त करें, ध्यान के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, ठीक है, और ध्यान से सतत अभ्यास करने से कौन से लाभ मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान छात्रों हेतु ध्यान के 5 लाभ। सबसे नीचे है जिसमें सभी लगभग कवर हो रहे, आत्मविश्वास में वृद्धि, अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, अधिक गतिशीलता। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता है क्या? अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन। ध्यान हमारे अंदर एक क्लियरिटी लेकर आता है। क्या क्लियरिटी लेकर आता है? कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक, निर्णय लेने की क्षमता। वो सबसे अधिक किससे बढ़ती है? ध्यान से बढ़ती है। सबसे अधिक ध्यान करने से निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है। बाकी चीजें सब उसके साथ प्लस में जुड़ी हैं। फिर जिसका निर्णय शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, उसके अंदर आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। जिसकी निर्णय शक्ति अच्छी है तो उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस होगा ही। जब निर्णय शक्ति हमारी कमजोर होती है तभी हमारा जो आत्मविश्वास है वो डाउन होता है। सेल्फ स्टीम कब डाउन हो रही, कॉन्फिडेंस लेवल कब डाउन हो रहा है? जब हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो ठीक नहीं है। अब हम आज इस क्लास को, मतलब ये क्लास यहाँ क्लोज कर रहे हैं। आपको हम इसमें, क्योंकि कुछ चीजें हैं लेकिन टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास में, आपको एक छोटा सा होमवर्क है। 2 क्लासेस अगर एक तो लेंगे ही, दूसरी जरूरत पड़ी तो लेंगे, अदरवाइज एक लेनी है हमको क्लास आपकी। इसमें क्या करना है कि जितना हमने स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा है, अभी 2 दिन आपके पास है प्रॉपर रिवीजन, 2 दिन नहीं 3 दिन है, प्रॉपर रिवीजन कर लेना। जहां जहां जो ऐसे बेसिक पॉइंट्स हो कि जिन्हें लग रहा है कि अभी हमें पूछना है या वो क्लियर नहीं है, तो वो आप हम लोग जब ट्यूसडे की क्लास लेंगे वहां उसको करेंगे, ठीक, मतलब सभी लोग कर लेना, ताकि ये इतना छोटा सा सिलेबस है, इसको अभी तैयार करके रखना। ऐसा सोचकर मत चलना कि एग्जाम होंगे तब पढ़ेंगे, इतना कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब शांति पाठ करते, सब बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes,